नमस्कार। धुबिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए आशापूर्णा देवी जी का उपन्यास स्वर्णलता का 9वां अध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस तरह के उपन्यास और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सुनिए एक कहानी रोज। ताश का अड्डा रोज ही जमता है, सांझ से रात के 10-11 बजे तक। घर की औरतें बैठी बैठी चौका अगोरते हुए या तो ऊँघती हैं या एक नींद सो लेती हैं, किंतु निश्चिंत तो सो नहीं सकती। बैठ के से कब 4 बीड़ा पान या टिकिया सुलगाकर भेजने का हुक्म आ पहुँचेगा, ठिकाना नहीं। और यदि पता चले बहुएं सो गई हैं, फिर तो गर्दन जाने की नौबत। और फिर भात गर्म रखने की भी तो चिंता रहती है। चूल्हे पर हांडी चढ़ाए रखने पर भी तो ठंडा हो जाता है भात। इतनी देर तक ताश पीटने के बाद लौटने पर यदि पुरुषों को ठंडा भात मिले तो दिमाग ठंडा रखना कठिन है। फिर भी छुट्टी के दिनों से और दिनों की तुलना ही नहीं हो सकती। छुट्टी के दिन अड्डा भोजन के तुरंत बाद ही जम जाता है और चलता भी है आधी रात तक। पान लगाते लगाते, बहुओं और तंबाकू चढ़ाते चढ़ाते बच्चों की जान निकल जाती है। हर क्षण हुक्म आता है और जरा भी देर हुई कि डांट। सुबोध के सिवाय तीनों भाई ताश के कीड़े हैं। सुबोध जरा नींद कातर आदमी है, सवेरे सवेरे खाकर सो जाता है और सोने के लिए जाते हुए कह जाता है, ताश, शतरंज, पासा, ये 3 कर्मनाशा। तुम लोगों को इस कर्मनाशा नशे ने दबोचा है। प्रभास बेपरवाह हंसी हंसकर कहता, सो है, इसमें नींद कहीं कीमती चीज है भैया? क्यों भैया? सुबोध लज्जित नहीं होता, कहता 1000 बार, नींद है दिमाग की खुराक। शरीर को जैसा है अन्न, दिमाग को है वैसी नींद। इस नए ज्ञान लाभ से प्रभास अवश्य धन्य नहीं होता है। कहता है, अति भोजन भी अच्छा नहीं। अति से मतलब? सुबोध हंसता। भगवान ने क्या घंटे का दिन दिया है और क्या घंटे की रात, हिसाब करके देखो। तुम करो, प्रभास कहता है। प्रभास के बोलने चालने का यही लहजा है। बड़ों से बोलने में नम्रता की नीति अभी भी है। प्रभास यह शायद ही मानता है कि घर में यह रवैया चालू हो गया है कि हर कोई प्रभास का ही अदब करेगा। यहाँ तक कि अपने वकील बेटे को मुक्तकेशी भी मानकर ही चलती है। उसकी स्त्री के दोष का ध्यान कम रखती है और बेटे को अक्सर तुम ही कहती है। प्रभास यदि ताश खेलने का विरोधी होता तो निश्चिंत ही घर में ताश का अड्डा जमाने का सपना कोई नहीं देखता। लेकिन इस यक्का होता प्रभास ही है, इसलिए अड्डा आकार में क्रमशः बढ़ रहा है। दर्शक बंधुओं की संख्या बढ़ रही है। छुट्टी के दिन तो पूर्णिमा का ज्वार, और दिन भी कुछ कम नहीं। प्रबोध जब घोड़ागाड़ी किराया करके मझली बहू को निर्वासित करने गया तो बंधुओं में से खिलाड़ी चुनकर प्रभास ने बाजार सरगर्म कर रखा। उसमें 2 डब्बा पान खत्म हो चुका। रात भी एक पहर बीत चली। इसी समय द्वार पर गाड़ी खड़ी होने की आवाज। भगा देने के बाद भी भगाई हुई लौट आई, किंतु दर्जीपाड़ा गली के बंद किवाड़ वाले मकान में दाखिल होने का अधिकार स्वर्णलता को क्या सहज में ही मिला था? नहीं। मातृभक्त बेटा प्रबोध अभी अभी के जमे खेल पर पानी फेरकर ससुर के सामने आकर दरवाजा रोककर गर्दन झुकाए बोला, नहीं, मैं यूँ नहीं आ सकती। साफ कह दूं, मेरी माँ के पांव पकड़कर माफ़ी मांगनी होगी। खेल छोड़कर प्रभास ने आकर कहा, बेटी को एक सांझ भी 2 मुट्ठी खाना नहीं दे सके? नहीं दे सका, कहो, कहकर नव कुमार गाड़ी पर जा बैठे। शुभ रुलाई से लिपटे उस स्वर्ण ने भीतर के इतिहास का आभास दिया। स्वर्ण ने खाया नहीं, पानी तक नहीं पिया। गाड़ी पर सवार होते होते कहा था, जरूरत क्या है बाबूजी? यदि दर्जीपाड़ा के उस घर में फिर से जाना ही है तो उनकी हाड़ी का अन्न खाना ही है, तो एक बेला के लिए जात क्यों गंवाऊं? सौदामणि ने गाल पर हाथ रखकर कहा था, अरे तू तो अपनी माँ को मात कर गई। बाप का अन्न खाने से तेरी जात जाएगी? मौके पर वह भी जाती है फूफी। खैर गाड़ी बुला लो, रात अधिक होने से पहले ही पहुंचाओ। बहुत तकलीफ तुम्हें उठानी पड़ी, यही दुख रहा। दरवाजा छेकने का नाटक टोले वालों ने देखा तो था। जो लोग ताश खेल रहे थे उन्होंने देखा, जो खिड़कियों पर खड़ी थी उन्होंने देखा, और बदन खोले जो अपने अपने उसारे पर बैठे थे, छोटी बच्चियों की साड़ी लपेटे, उन्होंने तो देखा ही। आखिरकार उस नाटक पर यवनिका स्वयं मुक्तकेशी ने ही डाली। उन्हें तो अब आबरू की बला ही नहीं। सो दरवाजे के पास आकर बोली, ए फेबा, दरवाजा छोड़, हंसी मत कर। मजली बहू, जाओ अंदर चली जाओ और अधिक घिनौना ना करो। ना,
उस दिन स्वर्ण ने तपाक से कुछ नहीं कहा। कहा नहीं कि घिनौना तो आपने ही करवाया। स्वर्ण सीधे भीतर चली गई। पिता की ओर पलटकर ताका तक नहीं। मुक्तकेशी ने उदात्त गले से कहा, कितने भाग्य से समधी जी के चरणों की धूल पड़ी। दरवाजे पर से ही लौट जाइएगा, जलपान करके जाना होगा। जी आज रहने दीजिए, आज रहने दीजिए कहकर संभवतः आंसू को दबाते उन्होंने गाड़ी को चलाने के लिए कहा। आज खेल ही चौपट हो गया, झमेला। कहते हुए प्रभास ने जाकर ताश बांधना शुरू किया और आंखों की हया से लाचार प्रबोध भी। मन में उमंग की एक लहर तो उठ रही थी, लेकिन सनक के चलते और स्त्रीण अपवाद मिटाने के लिए ही वह यह कहकर बैठा था। मन में तो बिच्छू डंक मार रहे थे, जिस सिंह राशि की खूंखार औरत है, कौन कह सकता है कि ये सचमुच ही चीर विच्छेद नहीं हुआ। वैसा होता तो पानी किस घाट तक जाता, कौन कह सकता है। दूसरी बीवी आती तो क्या भानु कानू को देखती, या कि चंपा से ही बनता। वह दुर्भावना गई। अब मान भंजन की परेशानी। रात उसी में गुजरेगी और क्या। तो क्या उस रात प्रबोध की उसी में गई। उस रात आधी रात में घर में एक भयंकर शोरगुल नहीं मचा। हाँ, भयंकर शोरगुल उठा था। सास की अफीम की डिबिया चुराकर छुटकारा पाने की हास्यास्पद चेष्टा के कारण। हुआ कुछ नहीं, केवल हैरानी, मगर घिनौना तो हुआ। आधी रात को डॉक्टर बुलाना पड़ा। थाना पुलिस से बचने के लिए डॉक्टर की फीस के सिवाय भी कुछ घूस देनी पड़ी। हालांकि गिलास गिलास नमक पानी पिलाने के अलावा डॉक्टर ने और कुछ किया नहीं। उस बेहयाई के लिए स्वर्ण को जीवन भर बहुत लांछना गंजना सहनी नहीं पड़ी। यहाँ तक कि जो जेठ कभी कुछ नहीं कहता था, उसने भी कहा, बोराबंदी नाटक उपन्यास पढ़कर यही हुआ है और क्या। सो स्वर्ण ने ठीक ही पढ़ा, बोराबंदी ही पढ़ा है। उन बोराबंदी किताबों की कृपा से बातें भी बोराबंदी ही सीखी, किंतु अफीम की मात्रा कितनी होने से यह घिनौना की बजाय काम की होती, यह नहीं सीखा। यदि यह सीखा होता तो उसके जीवन नाट्य में वही यवनिका गिर जाती। जहर की मात्रा के बारे में कभी जो ज्ञान होता उसे। लेकिन छोड़िए ये बात। अभी प्रबोध चंद्र और सुरमिलता की जो बड़ी तस्वीरें बड़े लड़के के कमरे में आमने सामने टंगी हैं, उन पर फूलों की माला है। हर साल मृत्यु की बरसगांठ पर पुराने के बदले नई माला दी जाती है। सार्थक जीवन की उस प्रतिमूर्ति को देखकर कौन कह सकता है कि मिट्टी का तेल बदलने उलटने के सिवाय खुदकुशी के जितने भी तरीके हैं, उसने एक बार सबको आजमाया है। लेकिन ताज्जुब, अंत तक हर उपाय में कोई न कोई त्रुटि रह गई। शायद ही स्वर्ण के कर्म में लिखा हो, नहीं तो उसने यह कब सुनाई कि आदमी छत से कूदकर भी बच जाता है। लेकिन रसोई की छत नीचे, फिर भी है तो छत ही। उसी छत से गिरी थी। तब से छत की सीढ़ी बंद करके रखी जाती है और कुंजी मुक्तकेशी के पास रहती है। और गंगा मैया ने ही क्या कोई दया दक्षिणा दिखाया? कुछ नहीं। योग में जिद करके सास के साथ गंगा नहाने गई, आजमाया, नहीं हुआ, लाभ ही नहीं हुआ। किसी ने कभी विश्वास ही नहीं किया कि स्वर्ण ने डूब जाने की जी जान से कोशिश की, इसमें भी सफल नहीं हुई। जो साथ जाती वही उसका हाथ पकड़कर खींच लेती। जहाँ कह रही हो घाट के पास ही रहो ना, उतनी दूर जाने की क्या जरूरत। किंतु स्वर्णलता इतनी ऊब ही क्यों गई है? उमा शशि गिरीबाला बिंदु, ये भी तो उसी परिवेश में रही। कहाँ वे तो रात दिन मरने को नहीं बौखलाई। हो सकता है मूल कारण बोरा बुरा नाटक उपन्यास पढ़ना ही हो, और कोई कारण नहीं दिखता। परंतु बोरा पुस्तकें लाने वाला कौन था उस युग में? 50 साल पड़े उस घर के अंधेरे अंतपुर में वे आती किस रास्ते से थी? नई नई किताब और पत्र पत्रिकाएं आती भी तो थी अंदर। चलते साहित्य की खबर क्या वह रखता था, वह ला देने वाला, या कि स्वर्णलता के कहे मुताबिक ला दिया करता था? स्वर्णलता का निर्देश, वह वाला किसे निर्देश दी? था एक आदमी जो कि स्वर्णलता का हुक्म बजा पाने से अपने को कृतार्थ मानता था। पगला पगला सा लड़का, उसके अच्छे नाम का किसी को खाक पता नहीं, दुलो नाम से ही मशहूर था। स्कूल में पास करने के सिवाय और किसी काम में उसे हारते नहीं देखा जाता। उसमें असाध्य साधन की क्षमता थी। सुशीला के दूर के रिश्ते का भान जाता है। उसी नाते इनके घर को ननिहाल कहता था, स्वर्ण को कहता था मामी। स्वर्ण को किताब पहुंचाने का भार उसी ने लिया था, और क्यों लिया था क्या जाने। संभवतः उसकी बावली बुद्धि में औरों को खुश करने की प्रेरणा ही कारण हो। उसे सबको खुश करने की इच्छा होती, और मजली मामी पर एक अहेतुक आकर्षण था उसे। लगता है हृदय के क्षेत्र से नहीं, किसी जगह दोनों समगोत्र थे। इस घर की मजली बहू भी पगली है, यह तो सर्वजन विदित है। और दुल्लो कहाँ से जो सब प्रकार की पुस्तक पत्रिका जुटाकर लाता है, यह वही जानता है। स्वर्णलता पूछती तो कहता है,
मलिक बाबू के यहाँ से लाता हूँ। मलिक बाबू तो सब तरह की किताबें खरीदते हैं, उनको रुपए की तो कोई कमी नहीं। वे कहते हैं, रे दुलो, लक्ष्मी सार्थक होती है सरस्वती को खरीदने से। किस जरिए से दुलो लक्ष्मी के वर पुत्र और सरस्वती के प्रिय पुत्र इन मलिक बाबू के यहाँ प्रवेश की छूट पा गया था, यह शायद दुलो भी स्वयं भूल गया। लेकिन यह देखने में आता है कि उसकी गतिविधियां यहाँ अबाध है। दुलो जितनी चाहता है किताबें ले आता है। मामला संदेहजनक है। स्वर्ण को भी संदेह हुआ, चोरी तो नहीं करता। अपना यह संदेह स्वर्ण ने दूसरे प्रश्न से व्यक्त किया। पूछा था, तू खुद तो पढ़ता लिखता नहीं, किताबें मांगने से नाराज नहीं होता कोई? दुलो को कभी कोई तुम संबंध नहीं करता। स्वर्ण ने भी नहीं किया। बोली, तू तो पढ़ता नहीं, वे शुभ नहीं होते। दुलो ने औरत की तरह गाल पर हाथ रखकर कहा, शुभ कहती क्या हूँ? जो किताब पढ़ना पसंद करते हैं, मलिक बाबू उन्हें बहुत चाहते हैं। स्त्रियां पढ़े तब तो और भी कहते हैं, ये स्त्रियां जब तक मनुष्य नहीं बनती अपने देश का दुख नहीं दूर होने का। उनके घर के सभी तो कालाक्षर भैंस बराबर है। कहते हैं, एक तो मेरा भक्त भेंट जुटा है, जो सो भी निपट गवार। मेरा नसीब ही ऐसा है। मुझे अगर पढ़ने से प्रेम होता तो मलिक बाबू शायद अलमारी सहित सारी किताबें ही मुझे दे देते। अच्छा मजली मामी, यह मलिक बाबू जो रात दिन देश का दुख कहते रहते हैं, देश का दुख क्या है? दुख तो नहीं समझेगा। स्वर्ण उत्तेजित होती। तेरे मलिक बाबू देश के बारे में और क्या कहते हैं? कितना कुछ कहते हैं। ढेरों लोग आते हैं बैठक में, वही बातें होती है। तू नहीं सुनता वैसा? स्वर्णलता ने दबे किंतु उत्तेजित स्वर में कहा। मजली मामी के ऐसे भाव का कारण दुलो नहीं समझा। वह हंस पड़ा, बोला, सुनता क्यों नहीं? एक कान से सुनता हूँ, दूसरे कान से निकाल देता हूँ। ऐसा क्यों करता है? याद नहीं रख सकता? जरा सुन लो बात। मुझे काहे का दुख है कि मैं शौक से जबरन बिना बुलाए दुख को अपनाऊं? मजे में हूं? नहीं, मजे में नहीं है, दुख है, उसे समझना होगा। स्वर्ण ने उत्तेजित स्वर में कहा। दुलो ने मन में सोचा, मलिक बाबू और अपनी यह मजली मामी एक ही जात के पागल हैं। फिर कह उठा, मलिक बाबू ठीक तुम्हारी जैसी ही बातें करते हैं। वह कहीं तुम्हें देख पाते तो बेदाग खूब प्यार करते। देखने की इच्छा भी है उनकी। स्वर्ण के रोंगटे खड़े हुए। झट बोली, धत बुद्धू, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। खबरदार, फिर कभी जबान पर यह बात मत लाना। दुल्हन ने सकुचाते हुए कहा, उस दिन वह कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे, स्त्री होकर इतनी कठिन कठिन पुस्तकें इतनी जल्दी पढ़ डालती है, खुशी होती है। तेरी मजली मामी को देखने को जी चाहता है। चुप। स्वर्ण उस बावले लड़के को रोक दिया करती, किंतु रोक नहीं पाती थी अपने भीतर को, दुरंत की चाह लहर को। स्वर्ण को ही क्या इच्छा नहीं होती किताबों से भरी अलमारियों से सजे उस कमरे और उस कमरे के मालिक को देखने की, जिसे स्वर्ण ने देवता स्वरूप सोच रखा है। देवता नहीं तो और क्या। जो आदमी समझता है कि सरस्वती का आहरण ही लक्ष्मी की सार्थकता है और देश का दुख जिसके हृदय को स्पर्श करता है, देवता ही तो है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, वह इन दुखों की चर्चा करते हैं, भाषण देते हैं। सुरेंद्र बनर्जी से उनकी जान पहचान है। रवि बाबू को भी शायद बहुत बार देखा। ओह, कैसा अलौकिक। तो उनकी पत्नी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता। वह क्या तो गीले कपड़ों में घर में रात दिन गोबर पानी छींटती रहती है। अजीब है यह दुनिया। खिड़की पर ठक ठक हुआ। स्वर्ण का चेहरा खिल उठा। वह उठ खड़ी हुई। फिर किताब। दुल्हो के प्रति कृतज्ञता से मन भर उठा। अपनी इतनी उम्र में स्वर्ण ने इस पगलैट लड़के के में अकारण प्रेम का प्रकाश देखा। खिड़की पर ठक ठक, किताब लाने का संकेत। एक तल्ले में गली की ओर स्वर्ण ने दोपहर को आराम के लिए कमरा ले रखा है। यहाँ से इस तरीके से यह काम आसानी से होता है। दुल्हो खिड़की ठकठकाते है, स्वर्ण खोल देती है। दुल्हो उसी से किताबें दे देता है। और इसके सिवाय उपाय क्या है? रोज रोज इतना नाटक उपन्यास पहुंचाते देखकर घर की गृहिणी और उसके बेटे दुल्हो को काट नहीं डालेंगे? यह कमरा वास्तव में घर की सारी आपद बला का कमरा है। सीढ़ी घर में तो है नहीं, इसलिए यह घर पाताल घर है। भीतर के अंधेरे दलान की तरफ एक दरवाजा और पीछे की अंधेरी सी गली की ओर दो खिड़कियां। आकार के लिहाज से उन्हें रोशनदान कहना ही ठीक है। उन खिड़कियों से प्रकाश की जो दो रेखाएं कमरे में आती हैं, वही स्वर्ण की आलोक वर्तिका है। उतनी सी रोशनी में के ही सहारे पड़ती है। यह स्वर्ण ही पढ़ सकती है। कभी भंडार घर के अमराती एक चौकी को बेकार समझकर इसमें डाल दिया गया था। वही स्वर्ण की राजशैया है। यह कमरा अच्छा खासा ठंडा है, कोई झमेला नहीं। इसी बहाने स्वर्ण दोपहर में यहीं पड़ी रहती है। अब दोपहर के अवकाश में स्वर्ण को सुपारी काटना या चावल दाल बीनना नहीं पड़ता। बहुओं की बच्चियां बड़ी हो गई हैं, वही कर लेती हैं। और फिर जो करे सो करे, स्वर्ण हरगिज नहीं करती। स्वर्ण को इतना आराम तो चाहिए ही। चौकी के
सिरहाने वाली खिड़की को खोलकर स्वर्ण किताब पढ़ रही थी। दूसरी खिड़की बंद थी, उसी में ठक-ठक हंसती हुई वह उठी। चौकी से उतरकर खिड़की को खोलकर धीरे से कहा, आज फिर मिली? चार चार, विगलित आनंद से किताबें बढ़ाते हुए दुल्लो ने कहा। दुल्हो के चेहरे पर एक दवा सा आनंद उच्छ्वास था। यह उच्छ्वास क्या केवल किताब के लिए? पतली सी खिड़की, घने घने सीखचे, किताबों को एक एक करके उससे खींच लेना पड़ता है। किताबें जब सब दे चुका तो दुल्लो ने कहा, जरा पूरी खिड़की को खोल कर देखो सामने। कौन आया मजली मामी? क्यों रे? अचरज से स्वर्ण ने पूछा। होठ पर उंगली रखकर दुल्लो ने चुप रहने का इशारा किया। यह मजा, तुम खड़ी तो हो? काठ की सीखचों पर मुंह सटाकर स्वर्ण ने बाहर देखने की चेष्टा की। मजा कहाँ है? इधर उधर ताकते हुए चौंक उठी, चेहरा सिंदूर से लाल हो गया। तुरंत वहां से सिर हटाकर चौकी पर बैठ गई। यही था मजा? बेवकूफ लड़के का कारनामा। खिड़की के पास किसे बुला लाया? संदेह नहीं वह मलिक बाबू है। बिना बताए भी समझने में कठिनाई नहीं। छी छी छी, दुल्लो ये क्या कर बैठा? बड़ी अकल लड़ाकर दुल्लो ने यह घटना घटाई। उसके ऐसी एक धारणा हो गई थी कि ये दोनों आदमी एक दूसरे को देख पाए तो खुश होंगे, इसलिए सोच लिया उन्हें खुश करना है। चालाकी कुछ करनी पड़ी। उसे मलिक बाबू से कहना पड़ा, मजली मामी को एक बार आपको देखने की एकांत इच्छा है। बोलिए, इतनी इतनी किताबें खरीदते हैं और फिर दूसरे को पढ़ने के लिए देते हैं, कैसे हैं? एक बार उन्हें देखने की इच्छा होती है रे दुल्लो, अक्सर कहती है, रोज ही कहती है। यह भी कहा मजली मामी, अगर स्त्री नहीं होती तो खुद ही आती। उन्हें भी तो आप ही की तरह देश के दुख का रोग है। और आखिर यह घटना हो गई। भले आदमी ने संभवतः भलमानस से ही अभद्र कार्य में स्वीकृति थी, किंतु स्वर्ण यह सब क्यों जाने? उसने तो सोचा, छी ये भी कैसे? तो क्या स्वर्ण जो सोचती है सो नहीं? इस गंवार लड़के को बुला फुसलाकर किताब घूस देना क्या इसी रात से? ऐसा है। उसी क्षण भर देखने में ही गौर कांति इस व्यक्ति की आंखों में जो दृष्टि स्वर्ण ने देखी, वह क्या दुष्चरित्र आदमी की लोभी दृष्टि है? ऐसा नहीं। उस दृष्टि में सादर पूजा थी माना। वह दृष्टि स्वर्ण ने कहाँ और कब देखी, दुल्लो ने सोच रखा था। यह हो जाने के बाद सदर दरवाजे से अंदर आएगा और रस ले लेकर बातें करेगा। उसने कैसे यह तरकीब निकाली, किंतु मजली मामी की उस घड़ी की निगाह से ही सारा साहस हवा हो गया। सर्वनाश! मजली मामी नाराज हो गई। गर्जे बेचारा आशा के कैसे कैसे सपने देखता आया था, भाग निकला, लेकिन दुल्लो से भागते ना बना। इस भयंकर घटना पर नजर पड़ गई किसी की नहीं, प्रभास चंद्र की। तबीयत उसकी वैसी अच्छी नहीं थी, इसलिए पहले ही कचहरी से लौटा आ रहा था। दूर से ही देखा दो आदमी गली में घुसे। एक तो दुल्लो था और दूसरा प्रभास ने धीरे धीरे पीछा किया और उसके बाद ही इस बुरी हरकत पर नजर पड़ी। खूबसूरती से एक भले आदमी, बदन पर महीन अधिका कुर्ता, महीन धोती, मजली बहू के उस आराम घर की खिड़की के सामने जा खड़ा हुआ। जूलियट का रोमियो हो, जैसे जैसे यमुना तट का कृष्ण कन्हैया। दुल्लो ने कोई अंदर भी चीज दी। भला यह देखकर भी कोई मर्द का खून न खौल उठे? मुक्तकेशी के बेटों को अपने खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं? कहीं प्रबोध होता तो मुक्तकेशी की गली में आज एक खून हो जाता, चाहे दुल्लो का चाहे उस प्रेमिक का। गनीमत की प्रभास था, जान बच गई। उस आदमी के बदन पर हाथ लगाने में हिचक हुई। देखने से लगा बड़े आदमी का बेटा है। बाद में पेच मारकर वकील के घर कुछ ले आना होगा, इसलिए कुछ रुकी बात कर सिर्फ नाम पता पूछकर ही छोड़ दिया। लेकिन दुल्लो कुटुंब का लड़का, इसलिए उस पर रियायत की गई नहीं। दुल्लो को अकल कम है, बदन कम नहीं। मोहल्ले के लोग उसे गुंडा कहते थे। वही दुल्लो उस दिन मार खाते खाते बेहोश हो गया था। मोहल्ले के लोगों ने भी मार लगाई। कुत्ते की जीभ निकालकर हाफते हाफते आखिर झूल पड़ा था वह। किंतु आंधी क्या इतनी ही आई? मर तो नहीं गया? आंधी की आंधी कहे, बदन का दर्द मिटाने में क्या दिन लगेंगे? आंधी दूसरा रूप लेकर टूट पड़ी। घर की मजली बहू रास्ते पर निकल आई और उस खूंखारपन से उसने अधमरे उस लड़के को छू लिया। घूंघट उठाकर ऊंचे गले में बोल उठी, आप लोग आदमी हैं या कसाई? बोली, अजी इसे क्यों मुझे मारिए? यह दुल्लो का नहीं, मेरा पावना है। मारकर यदि मुझे मार ही डालते तो आप लोगों को भी रिहाई मिलती और मुझे भी। गला खोलकर बोली थी। इतना ही नहीं, उसी लड़के को झपटकर छीनने में मोहल्ले के मर्दों के हाथों से हाथ छू गया। उसके बाद खौफनाक तूफान उठेगा तो इसमें ताज्जुब क्या? उस आंधी की मिसाल चैत बैसाख की सांझ को मिलती है, काल बैसाखी में। जैसे तूफान से दर्जी पाड़ा की यह गली उद्दाम उठती है, विभत्स उठती है। 10-12 घरों के बासी चूल्हों की राख, झूठा बात और झूठी पत्तलों से छलका हुआ डस्टबिन लुढ़कता रहता है। पत्ते और गंदे कागज के टुकड़े उड़ उड़कर गृहस्थ के घरों में आ जाते हैं। पूरी की पूरी गली कतवार का कुंड बन जाती है। काल बैसाखी की वही आंधी उस दिन मुक्तकेशी के यहाँ उठी।
इतने लोगों के बाद लोगों को यह भेद मालूम हो गया कि सती लक्ष्मी मछली बहू को नीचे के उसी कमरे में विश्राम करने की इच्छा क्यों थी। लोगों को इतना ही पता था, अब पता चला क्यों थी। मुक्तकेशी ने कहा, पेबो, यदि तेरे बदन में आदमी का लहू है तो उस बहू को लात मार डाल, और अगर तू जंतु जानवर है तो बीवी को माथे पर उठाकर अलग हो जा। या मुक्ता ब्राह्मणी बिगड़ी औरत को लेकर घर नहीं चला सकती।